नमस्कार जी। स्वागत है आपका फिर से एक और क्लास में। हम प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रहे थे। प्राथमिक क्रियाओं में हमने आखेट पढ़ा, भोजन संग्रहण पढ़ा, पशुचारण पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में। हम आज डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं कि कृषि क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कृषि से, एग्रीकल्चर से। कृषि, देखो बेटा, मानव पहले आखेट करता था, संग्रहण करता था, अपना जीवन है ना वो घुमक्कड़ तरीके से जीता था। फिर धीरे धीरे उसने कृषि करना शुरू किया और कृषि से उसका स्थायी रूप है ना, स्थायी आवास हो गया बेटा, स्थायी रूप हो गया उसका। तो ये कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि से भोजन के प्रमुख स्रोत होते हैं ना, उनकी आवश्यकताओं की हमारी ये पूर्ति करती है। लगभग 71% जो आवश्यकताएं पूरी होती है ना, वो अपनी कृषि से ही होती है बेटा। तो आज हम शुरुआत करने वाले कृषि से। तो बात करते हैं छोटी सी परिभाषा के साथ कि कृषि कहते किसे हैं, एग्रीकल्चर कहते किसे हैं। तो बात करें कृषि किसे कहते हैं कि खेत जोतना, फसल उगाना और पशुओं के पालन पोषण की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम कृषि कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। यानी खेत जोतना, फसल उगाना और साथ में हम पशुपालन करते हैं। खेत जोतना, फसल उगाना और पशुओं के पालन पोषण की क्रिया को कृषि कहा जाता है। ये कृषि कई प्रकार की होती है और कई प्रकारों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आदिम कालीन निर्वाह कृषि की। सबसे प्राचीन कृषि की शुरुआत करते, सबसे प्राचीन कृषि से। थोड़ा काळजी का माना उपचोक हो गए बीच में बाद में। हम शुरू करते हैं आदिम कालीन निर्वाह कृषि की। यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप था, उसी की बात करते हैं। तो बात करते हैं आदिम कालीन निर्वाह कृषि। आदिम कालीन निर्वाह कृषि। देखो, आदिम कालीन निर्वाह कृषि की थोड़ी विशेषता हम देखते हैं। आदिम कालीन, आदिम का मतलब पुरानी, प्राचीन रूप से जो चली आ रही है उस कृषि को ही कहा जाता है आदिम कालीन निर्वाह कृषि। मानव ने इसी कृषि से शुरुआत की थी। तो आप इसे कह सकते हो कि यह कृषि का प्राचीन रूप है, यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है, सबसे प्राचीन रूप है। यह कृषि खाली जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, अपने भरण पोषण के उद्देश्य से इस प्रकार की कृषि को किया जाता था। यह कृषि करते कहाँ थे, की कहाँ जाती थी? तो यह कृषि की जाती थी बेटा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कौन करते थे इस कृषि को? तो आदिम कालीन लोग करते थे इस कृषि को। कौन करते थे? आदिम कालीन लोग करते थे। और यह कृषि पुराने औजारों से की जाती थी। किनसे? पुराने औजारों से इस प्रकार की कृषि को किया जाता था। जैसे खुरपी हो गई, फावड़ा हो गया, कुदाली हो गई, इस प्रकार के औजारों से ये कृषि की जाती थी। अगली हम बात करें इस कृषि के अंदर, इस कृषि में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और ये कृषि अस्थायी रूप से की जाती थी। स्थायी रूप नहीं था, यह कृषि का अस्थायी रूप था। अस्थायी रूप से इस प्रकार की कृषि को किया जाता था। ये लोग क्या करते थे? वनस्पति को काटते थे, वनस्पति को काटकर उसको जलाकर उससे जो राख प्राप्त होती थी, उस राख को क्या करते थे? भूमि के अंदर दबा देते थे, जिससे भूमि का जो उपजाऊपन है वो उपजाऊपन बढ़ जाता था। इसलिए इस कृषि को कर्तन व दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम? कर्तन और दहन।
कर्तन यानी काटना, दहन का मतलब होता है जलाना, यानी कि वनस्पति को काटकर उसको जलाकर उससे प्राप्त राख को ये भूमि के अंदर दबा देते थे, जिससे भूमि का उपजाऊपन है वो बढ़ जाता था। इसलिए इस कृषि को कर्तन और दहन कृषि का नाम दिया जाता है। अगली हम बात करते कि जब 3 से 5 वर्षों में 3 से 5 वर्षों में जब इस भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता था, तो लोग क्या करते थे, नए क्षेत्र में जाकर नया खेत तैयार करते थे, और इसलिए उस कृषि को स्थानांतरण कृषि कहा जाता था, यानी कि स्थान बदलते थे। 3 से 5 वर्ष में जब इस कृषि के अंदर उपजाऊपन होता था ना बेटा, वो कम हो जाता था, तो लोग नए सिरे से जो कृषि करते थे, इसलिए उसे स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, यानी कि स्थान बदलते थे। देखो विशेषताओं में कैसे लिखोगे, वनस्पति को जलाकर प्राप्त राख को भूमि में दबा दिया जाता है जिससे भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है। भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है, इसलिए इस कृषि को कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। कर्तन यानी कि काटना, मैं बता चुका हूं। दहन का मतलब होता है जलाना। स्थानांतरण कृषि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करता है, किसान स्थान बदलता है। क्यों बदलता है, जब उस भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, दूसरे स्थान पर जाता है, और वो प्रोसेस फिर से वो दोहराता है। वो वनस्पति को काटेगा, फिर उसको जलाएगा, और जलने के बाद जो राख प्राप्त होती है, उस राख को वो भूमि के अंदर दबाता है, और वो कौन सा कार्य करती है, वो राख भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती है। फिर वो क्या करता है बेटा, वहां कृषि करता है, इसलिए उसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। आपसे पूछ ले, कर्तन, दहन कृषि, स्थानांतरण कृषि और आदिमकालीन निर्वाह कृषि एक ही नाम है बेटा, ठीक है, एक ही नाम। इस कृषि के अंदर प्रति इकाई जो उत्पादन होता है, प्रति इकाई जो उत्पादन होता है वो कम होता है। क्या होता है बेटा, कम होता है। प्रति इकाई उत्पादन इसमें कम होता है। इस कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, झूमिंग। झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, झूमिंग कृषि स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है, झूमिंग कृषि कर्तन व दहन कृषि को कहा जाता है, और झूमिंग कृषि आदिमकालीन निर्वाह कृषि को कहा जाता है। झूमिंग कृषि कहाँ कहा जाता है, तो झूमिंग कृषि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। अगली हम बात कराएं तो मध्य अमेरिका व मेक्सिको में इस प्रकार की कृषि को मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। सॉरी, 8 तक बात याद रही जैसी कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका व मेक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वियतनाम की बात करें हम, वियतनाम में इस कृषि को रेक के नाम से जाना जाता है। किस कृषि को, उसी को, स्थानांतरण कृषि को, कर्तन व दहन कृषि को। अगर हम बात करें मलेशिया व इंडोनेशिया की, मलेशिया व इंडोनेशिया में इस प्रकार की कृषि को लादांग कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा मोस्ट था, इनको आप अच्छे से रीड करना है बेटा। ठीक है, कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका व मेक्सिको में इस प्रकार की कृषि को मिल्पा कहा जाता है। हम बात करें वियतनाम में इस कृषि को रे कहा जाता है। मलेशिया व इंडोनेशिया में इस प्रकार की कृषि को लादांग कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि की एक समस्या है, एक ही समस्या है, वो क्या है,
क्योंकि भूमि का उपजाऊपन कम होने के कारण धीरे धीरे इस भूमि का जल्दी जल्दी क्या होता है बेटा, उपजाऊपन कम होता जाता है। तो उपजाऊपन कम होने के कारण इसका जो झूम चक्कर होता है ना, झूम चक्कर छोटा होता जाता है, बस आई की एक समस्या है। तो 18 तक बात याद रही जैसी की देखो एक बार फिर से हम देखते हैं इसको। आदिमकालीन निर्वाह कृषि, इस कृषि में यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये की जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज हमने देखा था कि पुराने औजारों से इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। अगली चीज हमने पढ़ी थी कि ये लोग क्या करते हैं कि वनस्पति को काटकर उसको जलाकर उसे प्राप्त राख को भूमि के अंदर दबा देते हैं, जिससे भूमि का जो उपजाऊपन है वो उपजाऊपन बढ़ता है। इसलिए इस कृषि को कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। जब 3 से 5 वर्षों बाद उस भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, नए सिरे से कृषि करते हैं, नई जगह जाकर नए सिरे से कृषि करते हैं। इसलिए इस कृषि को स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। इसमें प्रति इकाई उत्पादन क्या होता है, कम होता है, और इस प्रकार की कृषि में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के प्रगति पर निर्भर रहते हैं। अगली चीज हमने देखी थी कि अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से झूमिंग कृषि कहा जाता है, मध्य अमेरिका में मेक्सिको में से मिल्पा के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में इस प्रकार की कृषि को रे कहा जाता है, और मलेशिया और इंडोनेशिया में इस प्रकार की कृषि को लादांग कहा जाता है। एक समस्या थी कि जैसे जैसे इसका उपजाऊपन धीरे धीरे उपजाऊपन जल्दी इसका उपजाऊपन क्या होता है बेटा, खत्म होता जाता है, जिस कारण क्या होता है, झूम चक्कर इसका होता है वो छोटा होता जाता है। ये एक समस्या है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते कि इसके क्षेत्र की, इस प्रकार की कृषि करते कहाँ है। देखो क्षेत्र की हम बात करें तो इस प्रकार की कृषि सर्वाधिक होती है अमेजन बेसिन, दूसरा है आपको कांगो बेसिन, तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर इस प्रकार की कृषि है वो सर्वाधिक की जाती है। यह तो थी आपकी स्थानांतरण कृषि, कर्तन और दहन कृषि या आदिमकालीन निर्वाह कृषि। अब हम बात करते हैं निर्वाह कृषि की। इसकी निर्वाह कृषि की अब हम बात करते हैं बेटा। निर्वाह कृषि, यह निर्वाह कृषि, ठीक है, अब हम बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि की। गहन निर्वाह कृषि, यह कृषि कहाँ की जाती है? यह कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों के अंदर इस प्रकार की कृषि को किया जाता है, और यह कृषि का स्थायी रूप है बेटा। यह कृषि का स्थायी रूप है। हमने स्थानांतरण कृषि को पढ़ा था, वो कृषि क्या थी, अस्थायी थी। उसमें हम क्या करते थे बेटा, स्थान बदलते थे। और ये क्या है, कृषि का स्थायी रूप है। यह कृषि 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक है चावल प्रधान कृषि, और दूसरी आपकी आती है चावल रहित कृषि। चावल प्रधान कृषि और दूसरी है चावल रहित कृषि। गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, और यह कृषि का स्थायी रूप है। कृषि के 2 प्रकार है, चावल प्रधान कृषि और चावल रहित कृषि। अब दोनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है। देखो बेटा,
चावल प्रधान कृषि। चावल प्रधान कृषि की अगर हम विशेषता की बात करें कि विशेषता होती क्या है, तो हम शुरुआत करें प्रमुख फसल की कि चावल प्रधान कृषि में प्रमुख फसल क्या है। तो सबसे स्पष्ट हो रहा है कि भैया चावल इसमें प्रधान है, मतलब प्रमुख फसल कौन सी हो गई, इसमें चावल हो गई। प्रमुख फसल कौन सी है, चावल। ये कृषि कहां पर की जाती है, जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है वहां पर इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। इस प्रकार की कृषि का जो खेतों का आकार होता है वो बेटा छोटा होता है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या घनत्व के कारण इनके खेतों का आकार छोटा होता है। तो आप दूसरी विशेषता डाल सकते हो कि जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। छोटा होता है, जनसंख्या सर्वाधिक है, पॉपुलेशन सर्वाधिक है, इस कारण ये लोग क्या करते हैं, भूमि का गहन उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, भूमि का गहन उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। गहन का मतलब होता है एक वर्ष में एक से अधिक फसलें प्राप्त करना। क्यों, क्योंकि समस्या क्या है, जनसंख्या घनत्व यहाँ सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए भूमि का गहन उपयोग करते हैं। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, हरी खाद व गोबर खाद का प्रयोग करते हैं ताकि उपज उन्हें अधिक प्राप्त हो। किसान का संपूर्ण परिवार, किसान का संपूर्ण परिवार कृषि कार्य में लगा हुआ होता है। अगर हम प्रति इकाई की बात करें इसमें, तो प्रति इकाई उत्पादन इसमें अधिक होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि किसान का संपूर्ण परिवार ये कृषि कार्य में लगा हुआ होता है, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें क्या होता है, कम होता है, और प्रति इकाई उत्पादन इस कृषि में क्या होता है बेटा, अधिक होता है और ज्यादा होता है। ठीक है, 78 की बात याद रही। जैसी विशेषता देखिए, मुख्य फसल कौन सी है, चावल है। जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार क्या होता है, इसमें छोटा होता है। ये भूमि का गहन उपयोग करते हैं, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए भूमि का गहन उपयोग करते हैं। गहन का मतलब मैंने बताया कि एक वर्ष में एक से अधिक फसलें क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं इनसे। तीसरी चीज हम देखते हैं कि किसान का संपूर्ण परिवार इसी में ही लगा हुआ होता है, यानी कि वो कृषि कार्य करता है। इस प्रकार की कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, जबकि प्रति इकाई उत्पादन इसमें क्या होता है, कम होता है। गलत बोल गो, हाँ उल्टो बोल गो यार। प्रति इकाई उत्पादन तो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्र क्या है, कम है, और प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, इसमें कम होगा। क्यों, क्योंकि किसान का संपूर्ण परिवार इसमें क्या कर रहा है बेटा, खेती कर रहा है। बात समझ में आ गई ठेतक। अरे कुछ भी कौन कर दूं, चावल प्रधान कृषि है, अब प्रधान मुख्य फसल प्रधान एक माने चावल ही हो लो, तो मुख्य फसल चावल होगी। इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है, जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो वहां की जाती है। आप अपने अनुसार भी पॉइंट बना के लिख सकते हो, चीज को पकड़नी है आपको खाली, और कुछ नहीं करना है। जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो खेतों को आकार ऑटोमेटिक छोटों को, घनत्व ज्यादा है, पॉपुलेशन सर्वाधिक है, इसलिए लोग क्या करते हैं, भूमि का गहन उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, भूमि का गहन उपयोग करते हैं। इस प्रकार की कृषि में खाद्यान्न फसलों पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। जो खाने योग्य फसल होती है उन्हीं फसलों को ये बोया जाता है इसके अंदर। रेजसी बात याद। अब हम देखते हैं चावल रहित गहन कृषि की हम बात करते हैं। पेज दूसरों ले लेगा आप। चावल रहित गहन कृषि, चावल रहित गहन कृषि। मुख्य फसल की अगर हम बात करें तो मुख्य फसल इस प्रकार की कृषि में है, चावल रहित, चावल को निकाल दो, गेहूं, जौ, बाजरा, सोयाबीन, ये मुख्य फसल हो गई।
जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। तीसरी चीज, इस प्रकार की कृषि में सिंचाई करनी होती है भैया, सिंचाई करनी होती है। बस ये जो ही अंतर है, और बाकी सेम विशेषता वही चावल प्रधान कृषि वाली है ना, वो की वो आ जाएगी। अंतर खाली ये की है, इसमें क्या करनी पड़ती है बेटा, सिंचाई करनी पड़ती है। चावल रहित कर गहन कृषि में सिंचाई करनी पड़ती है, यही अंतर है इसमें। बस बाकी जो विशेषता हमने चावल प्रधान कृषि की पढ़ी, वो की वो विशेषता किसमें लागू होगी, चावल रहित कृषि के अंदर। ठीक है। अगर आप क्षेत्र की बात करा, चावल रहित गहन कृषि के क्षेत्र देखते हैं तो ये क्षेत्र कहाँ तक है, ये क्षेत्र है उत्तरी चीन, उत्तरी चीन, उत्तरी कोरिया, जापान, मंचूरिया। यहाँ पर गेहूं है, जो है सोयाबीन है, सोरपम बोया जाता है, उगाया जाता है। कहाँ, उत्तरी चीन, उत्तरी कोरिया, अगला कौन सा था, मंचूरिया, जापान। कौन सी फसल उगाते हैं, गेहूं, जौ, सोयाबीन उगाई जाती है। अगले क्षेत्र की हम बात करें, जो भारत के गंगा सिंधु के, भारत के गंगा सिंधु के पश्चिमी भाग है, वहां पर तो बोया जाता है बेटा गेहूं। भारत के गंगा सिंधु के पश्चिमी भाग में गेहूं बोया जाता है, और दक्षिणी पूर्वी शुष्क प्रदेशों के अंदर, भारत के बता रहा हूं, दक्षिणी पूर्वी शुष्क प्रदेशों के अंदर ज्वार और बाजरा प्रमुख फसलें हैं। ये लो, यह आपका चावल रहित गहन कृषि की कंप्लीट विशेषता हो गई। याद रही जैसी चावल रहित गहन कृषि की प्रमुख फसलों की बात कर ले तो गेहूं है, जौ है, बाजरा है, सोयाबीन है। कृषि कहाँ की जाएगी, जहाँ जो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। खाली इसी कृषि में क्या करनी होती है बेटा, सिंचाई करनी होती है, और बाकी की विशेषता वो चावल प्रधान कृषि वाली इसके अंदर आ जाएगी। क्षेत्र के अंदर उत्तरी चीन है, उत्तरी कोरिया है, मंचूरिया है, जापान है। यहाँ तो गेहूं, जौ, सोयाबीन, सोरपम उगाई जाती है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के गंगा सिंधु के पश्चिमी भाग में तो गेहूं उगाया जाता है, और दक्षिणी पूर्वी शुष्क प्रदेशों के अंदर ज्वार व बाजरा उगाया जाता है। यहाँ की ये प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप यार देखते कम और शेर सार कम, बहुत कम करया करो यार, करो रे जाए का यार, शेर को बटनी तो दबाणु पड़ेगा, दूसरा इनला पकड़ देख ले, अथो ही तो काम करना पड़ेगा यार, करबो करो। ठीक है, काटो।